Good morning, friends. So let's start our session. So see, our today's point of discussion will be very much important from exam point of view. Today we are going to discuss the GS paper 4. In last few lecture we discussed GS paper 1, history, geography, paper 2, polity, IR, paper 3, science हो गया, economy हो चुका है. Now we will discuss today GS paper 4. It's one of the most beautiful and interesting subject of UPSC. आई एम गारंटीड आपने इसके पहले इसे पढ़ा नहीं होगा, बट व्हेन यू विल लर्न इट यू विल बी डेफिनेटली द बिग फैन ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट यू विल लर्न समथिंग न्यू इन योर लाइफ कि ऐसे भी कुछ एग्जिस्ट करता है. एंड द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट इज इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. इथिक्स यानी नैतिकता, इंटीग्रिटी यानी एक निष्ठता या सत्य निष्ठता हम लोग कह सकते हैं, और उसके बाद आती है आप लोगों की एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड का मतलब होता है प्रतिभा, प्रतिभा या अभिरुचि या इंटरेस्ट हम लोग जिसे कहेंगे. ये तीन चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. अब ये जो पेपर, ये पेपर हमने जानबूझ के थोड़ा सा लेट ही डिस्कस किया, बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग डिस्कसिंग द जीएस पेपर 4 ऑफ इथिक्स यू मस्ट हैव टू नो योर अदर सब्जेक्ट्स. पढ़ते टाइम पे हम लोग व्हेन आई विल प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी सपोज, सो मैं इस सब्जेक्ट को सबसे एंड में ही पढ़ूंगा. आई विल फिनिश विथ ऑल जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड इन द एंड आई विल लर्न दिस सब्जेक्ट इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, बिकॉज इसे पढ़ने के पहले आप लोगों की जीएस के सब्जेक्ट थोड़े बहुत पढ़े होने चाहिए, और यू मस्ट हैव टू नो दैट व्हेन टू लर्न इट. अभी इथिक्स की जहाँ तक बात, तो इथिक्स में आप लोगों का ने सब्जेक्ट तो नया है, बट इसमें आप लोगों को थोड़े बहुत सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखेंगे. जैसे इसमें सोशियोलॉजी का थोड़ा पार्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा पार्ट है, साइकोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट है आप लोगों का, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट सपोज. और आज का जो हम लोगों के लेक्चर का कंटेंट रहेगा, हम लोग उसमें यही देखेंगे कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी इथिक्स इन यूपीएससी. व्हाई से शुरू करेंगे अब अगेन. Then we will discuss some approaches to study ethics. कि ethics मैंने पढ़ने के पहले मेरा दिमाग what should mindset मैंने मेरा कैसा करना चाहिए, मीन्स कौन से वैल्यू जनरेट होनी चाहिए. एक डिफरेंट मेथड्स हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वी विल डिस्कस अवर सिलेबस. अभी जहाँ तक इस सब्जेक्ट की बात है, तो ये सब्जेक्ट पूरी तरीके से बेस्ट है केस स्टडीज और एग्जाम्पल के ऊपर. मुझे अगर इथिक्स एक्सप्लेन करना होगा, आई विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ इथिक्स, बट दैट इथिक्स, द डेफिनेशन इज नॉट फुल प्रूफ. You could not understood it properly. So to get the concept of ethics, that what is meant by ethics, actually you need a multiple examples, you need a multiple case studies. The entire paper will be asked for 250 marks, and out of 250 marks your 120 marks will be for your regular syllabus, and remaining 120 or 125 marks will be dedicated to the section of case studies. क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे, केस स्टडी दी जाएंगे, एंड अकॉर्डिंग टू केस स्टडी आप लोगों को उसका आंसर लिखना है. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए बुक बहुत ही कम है, बट आप लोग खुद पर्सनली कैसे हो, what you think about a particular subject or object or a humans or something else, that your own perception will determine whether you are able to be an IAS officer or not. So बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है बट इथिकल नहीं है, तो आप लोग IAS बनने के चांसेस कम हो जाते हैं. ये ध्यान में रखिए आप. यानी यूपीएससी में अगर यूपीएससी के सामने दो कैंडिडेट है, वन कैंडिडेट इज इंटेलिजेंट एंड अनदर कैंडिडेट इज इथिकल. पहला वाला इंटेलिजेंट है बट अनइथिकल है, दूसरा वाला इथिकल है बट थोड़ा सा कम इंटेलिजेंस है उसके पास. यूपीएससी डेफिनेटली विल गो फॉर द सेकंड पर्सन हु इज इथिकल बट लेस इंटेलिजेंट, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस के कोई काम करनी नहीं है, नॉर्मल जनरल चीज़ें आप लोगों को करनी. योर फंक्शन विल इंक्लूड ऑल द जनरलिस्टिक थिंग्स, बट वाइल परफॉर्मिंग योर टास्क आपका इथिक्स यहाँ पे मैटर करेंगे. बिकॉज इन द डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, द पावर गिवन टू द आईएएस इज वेरी मच ह्यूज पावर्स आईएएस ऑफिसर को रहती है. तो बहुत बार ऐसा हो भी सकता है कि एक काफ़ी फेमस कोट है, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स मोर एब्सोल्युटली. सो इंटेलिजेंस से ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान थोड़ा सा इथिकल होना चाहिए. आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी. समझने का कोशिश कीजिए, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है. फर्स्ट थिंग, व्हाई
what is the importance of ethics, or the first question is why it is important to study ethics in UPSC. अभी देखिए यूपीएससी में इथिक्स जो सब्जेक्ट है दैट वाज ब्रॉट टू द यूपीएससी सिलेबस इन 2013, 10 years back. Initially there was no subject of this ethics, बट हुआ ऐसे कि मीन्स यूपीएससी के पास कुछ प्रपोजल्स गए या रिकमेंडेशंस गए थे सब, उसमें ऐसा कहा गया था कि आजकल जो ऑफिसर रिक्रूट हो रहे हैं या अपॉइंट हो रहे हैं उनमें इथिक्स का थोड़ा सा कमी दिखाई पड़ रहा है. वो करप्शन को बड़ी जल्दी यूज टू हो जाते हैं. हनी ट्रैपिंग को भी हमने देखा है, वो बहुत बार ऐसे अननेसेसरी चीज़ों में फंस जाते हैं सब. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर यूपीएससी ने इसके ऊपर सोचना शुरू किया और उनको ये पता चला कि अरे हम लोग तो बच्चों को इथिक्स पढ़ा ही नहीं रहे. इथिक्स पता होना जरूरी. फर्स्ट थिंग, व्हाई यू आर रॉन्ग इन लाइफ. ऐसा बहुत बार होता है जिंदगी में कि कभी मैं गलत होता हूँ, कभी आप भी गलत हुए होंगे. बहुत बार हम लोग गलत होते हैं, बट गलत होने के चांसेस अलग अलग होते हैं. यानी उसको भी दो कैटेगरीज में देख सकते हैं हम लोग. जैसे कि मान लीजिए मैं किसी सिटी में हूँ और उस सिटी में मैंने एक व्हीकल के ऊपर 4 लोगों को हम लोग ट्रिपल सीट ट्रैवलिंग कर रहे हैं सपोज, और मैं गांव का रहने वाला इंसान हूँ. मैं गांव में 3-3, 4-4 लोग ही लेके घूमता हूँ. बट मैं बड़ी सिटी में आया मुंबई जैसे, और वहाँ भी मैं वैसे ही लेके घूम रहा हूँ और मुझे पुलिस कांस्टेबल ने रोक लिया वहाँ. उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे तो 3 से 2 से ज़्यादा एक गाड़ी के ऊपर लोग बैठना अलाउड है और आप तो 3-3, 4-4 लोगों को लेके घूम रहे हो. अभी मैंने उनको कहा कि सर ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी कि हमारे गांव में 4 लोग चलते, बट मैं जब इस सिटी में हूँ तो सिटी में एक गाड़ी के ऊपर 4 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते. ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी और ये चीज़ गलत है, ये मुझे पता नहीं थी इसलिए मैंने गलती कर दी. यानी दुनिया में गलती करने वाले 2 लोग हैं. फर्स्ट कैटेगरी ऐसे रहती है गलती करने वाली की कि उसको पता ही नहीं कि ये चीज़ गलत है करके. बहुत बार ऐसे होता है, आपको पता ही नहीं कि ये चीज़ मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और हमसे गलती हो जाती है. ये 50% कैटेगरी लोगों में. और अनदर 50% ऐसे लोग होते हैं कि जिनको पता है ये चीज़ गलत है फिर भी वो उसे करते हैं. हमारी लाइफ में बहुत बार होता है. वी नो दैट व्हाट वी आर डूइंग इज रॉन्ग, इथिकली इट इज रॉन्ग, बट स्टिल वी यूज टू डू इट. गलती करने वाले 2 लोग, पता ही नहीं है ये गलत है और दूसरे है कि इनको पता है ये गलत है. तो यूपीएससी का ये कहना है कि जिन जिन लोगों को पता ही नहीं उनको हम लोग पता करवाएंगे. वी विल लेट देम नो द इथिक्स, सो दे विल बिकम द इथिकल. एंड 100% अगर गलत है तो उसमें से आधी इसलिए गलत है कि दैट दे डोंट नो दैट व्हाट वी आर डूइंग इज रॉन्ग. सो वी विल इंट्रोड्यूस द इथिक्स एज अ सब्जेक्ट ओवर हियर. ये आप लोग समझ लीजिए. यानी बहुत बार ऐसा होता है कि दैट यू आर सिंपली अनइथिकल बिकॉज यू जस्ट डोंट नो द इथिक्स, एंड दैट इज व्हाट यूपीएससी इज थिंकिंग. कम से कम ऐसे लोगों को कम कर दिया जाए जो इथिक्स पता ना होने की वजह से गलतियां कर रहे हैं. और ये चीज समझ में आने के बाद यूपीएससी ने 2013 में इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर लिया है अपने सिलेबस में. अभी दूसरी चीज ये है कि इसे क्यों पढ़ना जरूरी है. तो इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि आप लोग जब आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर के पास बहुत पावर होती है. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर और न्याय दंडाधिकारी ये बहुत छोटी पोस्ट है. आप जब भी सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर जाते हो तो वहाँ भी ह्यूज पावर आपके पास रहती है. और ऐसे समय पे एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है कॉन्सेंट्रेटेड, और वो व्यक्ति अनइथिकल है, आप लोग समझ लीजिए उस पावर का यूज 100% गलत दिशा में ही होने वाला है. और हमें ऐसे ऑफिसर्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए. तो हमारा वही कहना है कि एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आईएएस बने, इससे बहुत ज़्यादा जरूरी ये है कि एक नैतिक व्यक्ति आईएएस बने. क्योंकि इंसान के पास थोड़ी बुद्धि कम भी रहेगी बट वो जो कुछ करेंगे वो नैतिक तरीके से करेंगे, उसमें खुद का कुछ उसका पर्सनल बेनिफिट नहीं रहेगा. वो जो कुछ करेगा उसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन विल बी टुवर्ड्स द सोसाइटी सपोज. ये समझ लीजिए. यूपीएससी में इंस्ट्रक्शन दिया आप लोगों को, तो जीएस पेपर 4 ऑफ द यूपीएससी मेंस एग्जाम क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड, अप्रोच to issues relating to the integrity, probity
इन पब्लिक लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू द वेरियस इश्यूज। क्लियर कर दिया गया है यहाँ पे कि जीएस पेपर 4 जो रहेगा उसमें ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कैंडिडेट्स का एटीट्यूड एक चेक किया जाएगा। एटीट्यूड का मतलब होता है यूर इंटरेस्ट टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक थिंग, वेदर यू आर पॉजिटिव और निगेटिव। अफगानिस्तान निगेटिव एटीट्यूड, अमेरिका पॉजिटिव एटीट्यूड, पाकिस्तान निगेटिव एटीट्यूड, पेरिस पॉजिटिव एटीट्यूड। सो दिस एटीट्यूड विल डिटरमाइन आपका एप्टीट्यूड एक चेक किया जाएगा। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक स्किल आप में होनी चाहिए, एक टास्क, जॉब स्पेसिफिक स्किल होती है कि आपको अगर किसी भी फील्ड में जॉब करना है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि क्या वो जॉब करने की जो कला है या वो जो स्किल है क्या वो आप में है। तो ये भी चेक किया जाएगा। अगर आप में वो स्किल नहीं तो फिर आप वो जॉब कैसे क्या करोगे। आपका इंटेलिजेंस छोड़ दीजिए, इंटेलिजेंस की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट स्किल कि मुझे बनना है बहुत बड़ा सिंगर, आई वॉन्ट टू बी द गुड सिंगर सपोज, और मुझे गाना ही गाता आता नहीं है, मुझे ट्यून समझ में आती नहीं, मुझे रिदम समझ में आती नहीं है, मुझे राग समझ में आता नहीं है और मुझे समझ में कुछ आता नहीं, ना ड्रीमिंग फॉर समथिंग बिग। सो मुझे भी पता है और पता होना चाहिए इससे कुछ होने वाला नहीं, बिकॉज आई एम नॉट possessing that skill which is required for a job। डिसीजन मेकिंग आपका चेक किया जाएगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप इतने बड़े ऑफिसर हो, आप लोगों को फील्ड जॉब बिल्कुल नहीं रहेगा। आपका मैक्सिमम समय एक ही चीज में जाएगा कि डिसीजन क्या लेना है। आप किसी एरिया में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस करके अपॉइंटेड हो एज आईपीएस ऑफिसर और वहां पे हो गए एचएम रॉयट्स, हिंदू मुस्लिम रॉयट्स। आप मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादा लोगों का कैजुअलिटी होगा ऐसा होता है। ऐसे समय पे आप इमोशनल नहीं हो सकते, भावनिक नहीं हो सकते। यू कुड नॉट गो फॉर अ स्पेसिफिक रिलीजन, इधर वैल्यू न्यूट्रलिटी होना जरूरी है। ऐसे समय पे बैलेंस डिसीजन मेकिंग आना चाहिए। डिसीजन दिमाग से निकलना चाहिए ना कि दिल से, क्योंकि दिमाग से निकला हुआ डिसीजन जनरली बैलेंस्ड और अनबायस्ड होता है। अगर आप दिल से इमोशनली सोचोगे तो थोड़ा सा वो डिसीजन बायस्ड होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यूपीएससी इस पेपर में यही चेक करेंगे। इसका आपके इंटेलिजेंस से बहुत कम लेना देना है और आप पर्सनली व्यक्तिशः कैसे हो, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ये आपके ऊपर फोकस करने वाला पेपर है सबका सब। ये आप लोग समझ लीजिए। सब्जेक्ट तो है बड़ा खूबसूरत, अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग इथिक्स। अभी इथिक्स पढ़ने का फायदा क्या है कि सर मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, क्या इसे एग्जाम के लिए पढ़ना है, बाद में भूल जाना। तो देखिए इथिक्स बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है। आप लोगों को ये प्रीलियम में तो है नहीं, आप लोगों को इसका मेंस में यूज हो सकता है। मेंस हो सकता है नहीं, होता ही है। 250 मार्क का तो पूरा का पूरा पेपर है आप लोगों को, और पेपर्स में नंबर भी काफी अच्छे आते बाय द वे। सेकंड थिंग, पर्सनालिटी टेस्ट में भी इसका यूज होता है, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में आप लोगों को स्किल डिपेंडेंट, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड डिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डिसीजन मेकिंग केस स्टडीज आप लोगों को पूछी जाती है कि सपोज आप लोग आईपीएस ऑफिसर होने वाले और आपके एरिया में कुछ ऐसा ऐसा केस हो चुका है, उसमें कुछ पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, आपके उस बिजनेसमैन के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट है, तो ऐसे समय पे आप किस तरह से इसको हैंडल करो। केसेस पूछी जाती है आप लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट में भी, तो वहाँ पे भी ये यूज़फुल हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये इतना बेस्ट सब्जेक्ट है कि यूपीएससी में तो इसका यूज़ हो ही जाएगा, बट आपको अगर बेसिक फिलोसॉफी समझ जाए लाइफ के तो इसका यूज़ पूरे लाइफ लॉन्ग आप लोगों को हो सकता है। दिस सब्जेक्ट टीचेस अस नथिंग बट द बेसिक एंड फंडामेंटल लाइफ फिलोसॉफी, कि एक आइडियलिस्टिक लाइफ इंसान ने कैसे जीनी चाहिए, हाउ टू मेक अ गुड डिसीजन और हाउ टू मेक अ बैलेंस डिसीजन। गुड तो नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि गुड और बैड इथिक्स में कुछ होता है नहीं, हर चीज बीच में होती है। सो इट यू विल बी डेफिनेटली गेट एबल टू गेट टू अ गुड डिसीजन। सपोज ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि मुझसे तो बहुत गलतियां हो चुकी है, आपको तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ में जो कर रहा हूँ वो गलत है। सपोज ऐसे बात करना, पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, छोटे लोगों के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। मेरा रूरल लोगों के जो विलेज वाले लोग हैं उनके बारे में एटीट्यूड थोड़ा निगेटिव था, किसी एक धर्म स्पेसिफिक को लेके मेरा एटीट्यूड निगेटिव था, तो ये निगेटिविटी ये सब्जेक्ट निकाल देता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चलते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरा भ्रम है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है नहीं। ये आप समझ लीजिए, तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। आई होप यू पीपल हैव क्लियर दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी इथिक्स इन लाइफ, इथिक्स इन यूपीएससी। अगेन रिमेंबर,
कोई बुद्धिमान व्यक्ति आईएएस बने, इससे बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कोई नैतिक व्यक्ति आईएएस बने। इसलिए यहाँ पे नैतिकता चेक होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक आईएएस ऑफिसर को बहुत ज़्यादा पावर है और वो पावर का यूज आप लोग अनइथिकल वेज में भी कर सकते हो। यू कैन यूज दैट पावर फॉर द करप्शन पर्पजेज ऑल्सो, जो करते भी हो, होता भी है। इस पेपर में आप लोगों का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक की जाएगी। और इसको आप लोगों को मेंस में ये पूरा का पूरा 250 मार्क्स के लिए है, टोटल 250 नंबर्स। जीएस पेपर 4 टोटल इट विल बी फॉर 250 नंबर्स एंड साइमल्टेनियसली पर्सनालिटी टेस्ट में भी आप लोगों का इसका यूज हो सकता है या डेफिनेटली होता ही है। सपोज सेकंड थिंग, सर मैंने सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है। अभी अप्रोच करने के पहले बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट को पढ़ो भी मत अभी, बट सब्जेक्ट पढ़ने के पहले सब्जेक्ट के पढ़ने के कुछ क्राइटेरियाज है। जैसे कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट थिंग आएगी वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू का मतलब पता होगा आप लोगों को, व्हाट इज मीन बाय वैल्यू, जिसे मूल्य कहते हैं हम लोग, वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा। सो वैल्यू मीन्स इट्स अ set of an ethical ideas which a community wants to follow। एक ethical ideas का सेट रहेगा जिसे सबको लगता है कि हम लोगों ने इसे फॉलो करना है। सपोज जैसे कि a set of ethical ideas which a community wants to follow। अभी जैसे कि मान लीजिए कोई एक कम्युनिटी, सपोज अभी जैसे हमारी इंडियन कम्युनिटी की बात कर सकते हैं कि ये है इंडियन सबके सब, और वी आर द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी सपोज। तो हम लोगों में कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, या ट्रेडिशनली या एंशिएंट इंडिया से हमने कौन सी वैल्यूज सीखी। जैसे हमने इंपॉर्टेंट वैल्यू सीखी नॉन वायलेंस, अहिंसा। दूसरी और एक वैल्यू आप लोगों को बता सकता हूं मैं, सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म समभाव। उसके बाद पार्डनिंग पावर भी आपके पास होनी चाहिए। पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग मीन्स मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो हम कहेंगे चलो छोड़ ही दिया जाए, छोड़ दो इसे, माफ कर दो। कंपैशन, माफी करने का गुण इंसान में होना चाहिए। क्रोध, गुस्सा, एंगर, एक्साइटमेंट हर किसी में रहता है, बट इंसान ने एक नैतिक व्यक्ति जनरली कहता है कि छोड़ दो इसे। मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। आप किसी व्यक्ति को मारेंगे, उस व्यक्ति के ऊपर अनेक लोग डिपेंडेंट होते हैं, एक पूरी फैमिली उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो सकती है। तो आप उस व्यक्ति को मारने के बाद सिर्फ उस व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के ऊपर बाकी जितने भी लोग डिपेंडेंट थे उनका सभी का आपने नुकसान कर दिया। अगर आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल रखोगे तो बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। इसलिए पार्डनिंग पावर होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं पार्डनिंग पावर होनी चाहिए कि चलो छोड़ दो। टॉलरेंस एक आप में होना चाहिए, टॉलरेंस। टॉलरेंस है वो लिखा हुआ समझ लीजिए आप लोग। एक टॉलरेंस आप लोगों में होनी चाहिए कि कोई भी धर्मों के लोग रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, एनी रिलीजन, वी विल शो द सेम एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन। सपोज साइमल्टेनियसली आप लोगों में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो कि है भी हम लोगों में। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि सबने साथ में रहना चाहिए। तो हम लोग कितने सारे रिलीजन, कितनी सारी कास्ट, कितने सारे रेसेस, इथिकल कम्युनिटी, वी आर लिविंग टुगेदर फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो ये एक सेट ऑफ वैल्यू है जो कोई भी कम्युनिटी फॉलो करना चाहती है। अगर किसी कम्युनिटी में ये XYZ कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी अगर ये सेट ऑफ वैल्यूज प्रेफर करती है या इसे फॉलो करती है, तो इसे हम लोग इथिकल या आइडियल कम्युनिटी कहेंगे। राम राज्य का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। राम राज्य वापस लेके आना है, कोई जरूरत नहीं वैसे उसकी, बट फिर भी व्हाई राम राज्य इज ऑलवेज प्रेफर्ड, बिकॉज राम राज्य वाज आइडियल इन नेचर, ऐसा कहा जाता है। समझ लीजिए आप लोग। आई होप यू पीपल आर गेटिंग। सो वैल्यू न्यूट्रलिटी, व्हाट इज इट बाय वैल्यू न्यूट्रलिटी छोड़ दीजिए आप लोग। वैल्यू देखिए पहले। वैल्यू इज अ सेट ऑफ एथिक्स विच अ कम्युनिटी वांट्स टू फॉलो। फॉर एग्जांपल
XYZ community used to follow non-violence attitude, secularism, pardoning power or tolerance, and they are integrated also. So this is the example. This community could be preferred as a ethical community. अभी दूसरी क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, वैल्यूज मेरी भी है और आपकी है, तो वैल्यूज का कंपैरिजन होना चाहिए। शुड वी कंपेयर द वैल्यूज? ये आप लोग सोचिए कि मैं हूं मुस्लिम और आप है क्रिश्चियन, या आप है सिख और या आप है हिंदू सपोज। सो शुड वी कंपेयर द वैल्यूज ऑफ ईच अदर? डिस्कशन हमने किया कि व्हाट इज गुड फॉर द गॉड, इज इट प्रेयर और इज इट नमाज? कि हम लोगों ने कोई स्तोत्र बोल के प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, या मैंने शांति में बैठ के नमाजें करना चाहिए? आप अगर कहेंगे कि नहीं, हिंदू वे ऑफ प्रेयर इज अ बेटर वे टू अचीव गॉड, इस्लामिक वे इज नॉट दैट मच ऑफ गुड, इवन क्रिश्चियन वे इज नॉट दैट मच ऑफ गुड, अगर ऐसा मैंने सोचा तो ये गलत चीज है। सेकंड एग्जांपल, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं सपोज, और आप लोग मांसाहार करते हो, और एक दिन मैं आपके घर पे आया और आपने मांसाहार किया और मुझे शाकाहार दिया। मैंने शाकाहार कर भी लिया, बट वहां पे मैं अगर कहूँ कि नहीं नहीं मुझे मांसाहार पूरी तरह से वर्जित है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खाना भी नहीं खा सकता जो मेरे सामने मांसाहार करे, ये चीज़ गलत है। अगर आपके लिए आपकी चीज़ खाना है तो उसकी भी चीज़ उसके लिए खाना है। अगर आपकी प्रेयर भगवान को पाने का एक तरीका है तो उसकी प्रेयर भी भगवान को पाने का एक तरीका है। आप आपकी वैल्यू उसको बेटर नहीं कह सकते कभी भी। आप में अगर वैल्यू न्यूट्रलिटी है तो आप लोग खुद के साथ साथ दूसरों की वैल्यूज का भी रिस्पेक्ट करोगे। और एक इथिकल व्यक्ति वही होता है जो खुद के भगवान के साथ, खुद की वैल्यूज के साथ दूसरों की वैल्यू को भी रिस्पेक्ट करे। आप अगर सिर्फ इतना ही कहेंगे कि नहीं मेरा ही अच्छा है, ये तो सब ट्रेडिशनल है, ये तो सब बैकवर्ड है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये गलत चीज है। दूसरे को छोटा करके इंसान कभी भी बड़ा नहीं बन सकता, ये आप समझ लीजिए। अगर आपको खुद को बड़ा होना है जिंदगी में, दूसरों को बड़ा कीजिए, क्योंकि आपके सक्सेस में इनडायरेक्टली आपके व्यतिरिक्त बहुत चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है। इनविजिबल हैंड्स कहते हैं हम लोग, जो आपको बहुत समय तक समझ में भी नहीं आता है कि ऐसे ऐसे इंसान का कंट्रीब्यूशन था और इसकी वजह से हो चुका है। आप कहते कि यस एवरीथिंग इज माइन एंड हिज सक्सेस इज माइन, नथिंग इज योर्स बाय द वे इन दिस वर्ल्ड। You are a puppet in the hand of some big power, nothing you have। आप लोग ये समझ लीजिए। तो वैल्यूज का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी एक केस स्टडी बताऊंगा। हम लोग सपोज रहते मुंबई में, हमारा अच्छा खासा लाइफ स्टाइल है, बट हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो गाँव में रहते हैं, हमारे जो कजिन्स वगैरह वो गाँव में रहते हैं, और वो हमारे घर पे आएंगे, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी स्लैंग थी, उनको बोलने के एटिकेट्स नहीं थे, दे डू नॉट हैव अ कल्चर हाउ टू टॉक और हाउ टू बिहेव इन अ पब्लिक। और हमने कहा कि ये देखो ये कैसे देहाती लोग हैं, ऐसे देहाती लोगों को तो लाना ही नहीं चाहिए, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है गाँव का ये गलत चीज़ है। वैल्यू न्यूट्रल आप लोग हो नहीं। आपने अगर कंपैरिजन कर लिया किसी की भी वैल्यूज के साथ अपने आप का, यू आर नॉट अ वैल्यू न्यूट्रल। ये दिमाग में ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि मैं छोटा और वो बड़ा, और वो बड़ा और मैं छोटा, सपोज ये ख्याल भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा ख्याल आपके दिमाग में आता है, सो यू आर नॉट अ वैल्यू न्यूट्रल। वैल्यूज कौन सी है? मैंने आपको ये वैल्यूज बताई कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। वैल्यूज मुझे दिया कि इसने इंसान की जिंदगी में वो जितनी भी वैल्यूज फॉलो करता है 100%, उसमें से 90% ऑफ वैल्यूज आर गिवन टू हिम बाय रिलीजन, एंड द वैल्यूज ऑफ रिलीजन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप इंडिया में देख लीजिए, राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। इसने कभी ये नहीं कहा कि स्कूल बननी चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए, कोई अस्पताल बनना चाहिए, कोई एयरपोर्ट बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। मंदिर ही क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज दिस वैल्यू इज गिवन बाय द रिलीजन, धर्म की तरफ से आई है। बुरखा पहनना ही चाहिए। कुछ दिनों बाद हिजाब के ऊपर आप लोगों का ये चल रहा था कि हिजाब के ऊपर बैन आना चाहिए, हिजाब के ऊपर बैन आना चाहिए। व्हाई हिजाब? बिकॉज दैट वैल्यू इज अगेन गिवन बाय द रिलीजन। अगर आप रिलीजियस हो, धार्मिक हो, तो आपकी जिंदगी में भी सबसे ज्यादा वैल्यूज ऐसी रहेंगे जो धर्म से मिलेंगे। आपका खुद का कुछ ओरिजिन नहीं रहेगा उसमें, ये आप लोग समझ लीजिए। इसलिए कभी कभार बहुत ज्यादा धार्मिक होना भी अच्छी चीज नहीं है।
धर्म भी साइंस के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, रैशनल रिलीजन आप लोगों का होना चाहिए। एवरी रिलीजन इज दैट। सिर्फ आपका एजुकेशन उतना होना चाहिए कि आप चीज़ों को समझ सके, इतनी बुद्धि आप में चाहिए, समझदारी चाहिए। मैं ये कहूँगा बुद्धि की भी बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट अबाउट इंटेलिजेंस। तो एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में चाहिए। न्यूट्रलिटी किसे कहते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रलिटी? कि सर ठीक है मुझ में वैल्यूज भी, बट कभी कभार मैं मेरी वैल्यूज को दूसरों के वैल्यू के साथ कंपेयर कर देता हूं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता ही है कि आपका एटीट्यूड ही वैसा, यू कंसिडर यूर सेल्फ एज अ सुप्रीम, कि मैं सुपीरियर हूं, आई एम अ सुप्रीम एंड अदर आर इनफेरियर। ये एक गलत चीज है। वैल्यू न्यूट्रल आपको होना पड़ेगा। न्यूट्रल रहिए जिंदगी में, अच्छा बुरा छोड़ दीजिए, गुड एंड बैड इसके फंदे में मत ही पड़िए। दीज ऑल थिंग्स आर एक्सट्रीम। ह्यूमन का एक नेचर होता है कि ऑलवेज थॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सट्रीम, अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता। इन बिटवीन से आप लोगों को आंसर मिलते हैं। न्यूट्रलिटी का मतलब वही होगा, मैं तो कहूंगा वैल्यूज को ही भूल जाइए। लेट्स फॉरगेट ऑल द वैल्यूज। तुझे अगर वैल्यूज ही पता नहीं होगी तो अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। तो अपने आप को सुपीरियर कंसिडर मत ही करो, जस्ट न्यूट्रल रहे कि मैं हूं और बस ठीक है, मेरा भी ठीक है, इसका भी ठीक है, इसका भी ठीक है, अगर मेरा ठीक है तो सभी का ठीक है। इसको वैल्यू न्यूट्रल होना कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक आईएएस ऑफिसर को, एक आईपीएस ऑफिसर को क्यों वैल्यू न्यूट्रल होना है? हम तो आम जिंदगी में कहते हैं कि सर वैल्यूज होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, बट आईएएस आईपीएस के पास ज्यादा वैल्यूज की जरूरत नहीं, क्योंकि कैसा नहीं बेटा, आप लोगों को यू हैव टू वर्क विद नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स। आप आईएएस बने, महाराष्ट्र कैडर में, कभी कांग्रेस की सरकार रहेंगे, कभी बीजेपी की सरकार रहेंगे, कभी शिवसेना की सरकार रहेंगे, कभी एनसीपी की सरकार रहेंगे, तो किसको फॉलो करेगा? तेरे पास 4-5 ऑप्शन है, टू होम यू विल फॉलो। गवर्नमेंट का वही कहना है यूपीएससी का कि डोंट फॉलो एनीवन, बी अ वैल्यू न्यूट्रल, दैट टाइम यू कैन डू अ गुड फॉर द पीपल। आप खुद ही अगर किसी पार्टी की तरफ झुके रहेंगे तो इवन यूर डिसीजन विल बी इवन बायस्ड। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए आप कि मुझे यूपीएससी में वैल्यू न्यूट्रल क्यों होना है, बिकॉज आई हैव टू वर्क अंडर द डिफरेंट गवर्नमेंट। बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी, आम आदमी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी, तृणमूल कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है। मैं अगर किसी की भी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ तो बाकी लोग आप लोगों के साइड में हो सकते हैं और मेरे डिसीजन भी बायस्ड आ सकते हैं। इसीलिए मैं अपनी वैल्यूज़ को कंसिडर करूंगा, उनकी भी करूंगा, बट किसी एक को प्रेफरेंस नहीं दूंगा, और अल्टीमेटली आई विल बिकम अ वैल्यू न्यूट्रल। Are you people getting me? Let me know in the comment section. Are you getting me or not? बाउंस तो नहीं हो रहा ना आप लोगों को? ओके, यू पीपल आर गेटिंग मी, नो इश्यूज। एक क्वेश्चन है सपोज यहाँ पे, वो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि क्या सर मैंने, सर न्यूट्रलिटी हमेशा चाहिए क्या? वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी हमेशा चाहिए क्या? यस, वैल्यू न्यूट्रलिटी जनरली लाइफ में होनी चाहिए। किसी एक को प्रेफरेंस मत दो। कैसा है ना, आप अगर धार्मिक हो तो आपके पास धार्मिक वैल्यू है और आप सही में जेन्युइन फॉलोअर हो, तो आप लोग जितनी आपकी वैल्यूज की कदर करते हो, कीमत करते हो, आप उतनी ही दूसरों के वैल्यूज की भी कीमत करोगे। ऐसा कहा जाता है जो अपने खुद के माँ और बाबूजी का सम्मान करता है मन से, वो हर किसी के माँ बाबूजी का सम्मान करता है। आपको अगर जेन्युइनली पता है कि माँ क्या है, कौन क्या है, तो आप लोग हर स्त्री की तरफ आपकी देखने की नजर एक माँ की तरह जैसे हो जाएंगे। इसे वैल्यू न्यूट्रल होना कहते हैं। दूसरी चीज आएंगी लॉजिकल एंड रीजनिंग माइंड। लॉजिकल एंड रीजनिंग माइंड का मतलब ये होगा कि आप जो कुछ सोचते हो या जो कुछ सोचोगे इसके बाद या आने वाले समय में, वो पूरी तरह से लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल एंड एक सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, और ऐसा किया तो ऐसा होगा। आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे मत आइए। ह्यूमन बहुत बार ऐसा करता है कि मैं अगर यूपीएससी पास नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बाद कैसे क्या हो गया आप लोग? आपने डायरेक्ट एक्सट्रीम पकड़ लिया। आपने यहाँ पे आपका माइंड भी लॉजिकली काम किया नहीं, और आपने, आपके माइंड ने
रैशनली भी काम किया नहीं, यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से काम होना चाहिए कि सपोज प्लान ए है, व्हाट इफ प्लान ए डज नॉट सक्सीड, देन आई हैव अ प्लान बी, बट मैं प्लान बी की जरूरत पड़ने नहीं दूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मेरे पास स्ट्रैटेजी है, आई एम हार्ड वर्किंग। सपोज अगर आप लोग कहेंगे कि यूपीएससी काफी टफ है और ये तो होगी ही नहीं, ये होता है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव अ लॉजिकल एंड रीजनिंग माइंड। आपके पास कोई आया, क्या हुआ बेटा प्रीलियम पास नहीं हो रहा, चल एक छोटा सा यज्ञ कर ले, ये कर दे वो कर दे, भगवान को फूल चढ़ा दे, और आपने भी ऐसा किया, तो ये इंडिकेट करता है कि योर माइंड इज नॉट लॉजिकल एंड रीजनिंग। इंडियंस को लॉजिकल और रीजनिंग माइंड देने वाले इंसान जो थे, ही वॉज द फर्स्ट सोशल साइंटिस्ट इन इंडिया, बुद्ध, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने कहा था योर माइंड शुड बी लॉजिकल एंड रीजनिंग। इसलिए गौतम बुद्ध हिंदुइज्म का पार्ट कंसिडर करते हुए भी बुद्धिज्म में किसी भी तरह के कर्मकांड किए जाते नहीं, जो कि जनरली हिंदुइज्म में किए जाते हैं। आप लोगों को पूजा अर्चना, भगवान की कोई मूर्ति को भी वो पूजा नहीं करते, दे यूज टू जस्ट मेडिटेशन। उसमें आप लोगों को आइडल वर्शिपिंग भी वर्जित है बुद्धिज्म। वाई? बिकॉज बुद्धा मेक द पीपल लॉजिकल एंड देयर माइंड इज ऑल्सो रीजनिंग माइंड। नेक्स्ट चीज है इसमें बैलेंसिंग माइंड। बैलेंसिंग माइंड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंसिंग माइंड का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग माइंड मीन्स यू हैव टू टेक द डिसीजंस इन अ प्रॉपर वे। सपोज जैसे कुछ हो गया और आपको गुस्सा है और आपने कहा कि एक्सट्रीम ये कर दिया कि चलो इसे मार देते हैं। आप जैसे पुलिस ऑफिसर हो, आपको कोई रॉबर्स मिले जिन्होंने रॉबरी किया है, उनके पास से आपने पैसे वगैरह भी ये किए और आपने कहा कि इन्होंने तो बहुत बार रॉबरी किया है, क्यों ना फिर ये बार बार ऐसा करते इनको अभी मार दिया जाए। इनफैक्ट वी हैव अ गन्स एंड वी हैव अ पावर टू शूट ऑल्सो, और आपने उसे शूट कर दिया। एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाट यू आर डूइंग इज द एक्सट्रीम एंड देयर इज नो स्कोप फॉर एक्सट्रीम्स इन एथिक्स। इथिक्स में तो छोड़िए, जिंदगी में भी आप लोगों को कभी एक्सट्रीम होना नहीं। आप बहुत बार ऐसा गुस्सा आने के बाद इंसान कहता है कि चलो अभी के अभी ऐसा कर देंगे, बिल्कुल सोचना नहीं। वैसे आप लोगों का एक एड्रेनलिन की वजह से वैसे ख्याल आपके मन में आते हैं, थोड़ा शांत दिमाग से अगर सोचेंगे। और बहुत बार होता ये भी है कि गुस्से में आप हम लोग कोई डिसीजन ले लेते हैं और गलती कर बैठते, और जब गुस्सा शांत हो जाता तो बाद में रिग्रेट होता है फिर कि अरे यार मैंने ऐसा करना नहीं चाहिए, पछतावा होता है बाद में। तो गुस्से में आने के बाद गुस्से में तो शांति बैठना है। जब भी आपको एंगर आए, एक कॉर्नर पकड़ लीजिए अपने घर का और शांत हो जाइए, एकदम इंजॉय कीजिए अपने अकेलेपन को, एक्सपीरियंस कीजिए कि कैसा लग रहा है मुझे, मेरे माइंड को कैसा लग रहा है, मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। ये सब आप लोगों को ढूंढना। एंड रिमेंबर यू मस्ट हैव टू चूज द मिड वे। मिड वे का मतलब क्या है कि एक्सट्रीम कभी जाना नहीं आप लोगों को। योर एवरी आंसर इज रियलाइज विद इन द लिमिट्स बिटवीन गुड एंड बिटवीन बैड। सपोज, और यहां पे हमारा ये भी कहना है कि जैसे एवरीथिंग इज स्पेस एंड टाइम। मीन्स आप कोई भी डिसीजन अगर जिंदगी में लेते हो तो डिसीजन हमेशा उसी समय के लिए कभी भी 100% फुल प्रूफ रिलेट नहीं करेगा। जो आज अच्छी चीज़ है वो कल जाके गलत भी हो सकती है, या आज जो गलत है वो कल जाके अच्छा भी हो सकता है। जो कल गलत था वो आज अच्छा हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग होमोसेक्सुअलिटी की केस स्टडी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द केस स्टडी ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। अभी होमोसेक्सुअलिटी में जैसे LGBTQ आते हैं आप लोगों के, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स एंड क्वीर, ये नया कैटेगराइजेशन है। इनफैक्ट अभी आपने सुना भी होगा न्यूज़पेपर में, करंट में भी सेम सेक्स मैरिजेस इंडिया में अलाउ करने चाहिए कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर के मैरिजेस हो रहे हैं। तो इन ट्रांसजेंडर के मैरिजेस को अगर हमने प्रमोट करना चाहिए, कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर अगर देखा होगा तो देखिए भी ये जो चीज़ है सेम सेक्स वगैरह, या आपने किसी उसी सेक्स के पर्सन की तरफ आकर्षित होना है, ऐसे लोग कोई 21st सेंचुरी का इन्वेंशन नहीं है। ऐसे लोग आज इमीडिएटली पैदा हुए नहीं, ये लोग एंशियंट समय से पहले भी ऐसे लोग पैदा होते थे। बट क्वेश्चन ये था कि तब इन लोगों के राइट्स नहीं थे, उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। हम लोग थोड़े कंजर्वेटिव थे, ट्रेडिशनल थे। हम लोगों ने कभी होमोसेक्सुअलिटी को इस तरीके से अननेचुरल तरीके से देखा है। यानी आप अगर देखते हो LGBTQ को,
सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इसे क्रिमिनल एक्ट कहा गया था ब्रिटिशर्स के समय पे, जैसे कि सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, इसे कहा गया है कि सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट द रूल ऑफ नेचर, अननेचुरल कहा गया है इसे। कि सेक्स हमेशा हेट्रोजीनियस स्पीसीज में भी हो सकता है, मेल फीमेल, मेल मेल, फीमेल फीमेल में ऐसा कभी हो नहीं सकता, बट हमने कहा कि ये तो सदियों से चलता आ रहा, अभी जो कुछ है नेचुरल है, इसमें ह्यूमन का तो कोई इंटरफियर है नहीं, तो हम लोगों का वही कंसर्न है फिर कि ये कब तक चलना चाहिए, इन लोगों को ऐसे ही सप्रेस करके आना चाहिए। तो अभी आप लोग यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो, अमेरिकन या अमेरिका में आप लोग गए, या किसी भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज में आप लोग जाते हो, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउड है। ये इंडिकेट करता है कि हमने सभी को फ्रीडम दे के रखा है। ये इंडिकेट करता है कि आवर इंटायर कम्युनिटी इज लिबरल, लिबरल मीन्स उदार, कि हम लोग सभी के राइट्स के बारे में सोचते हैं। दूसरी चीज हम लोग जैसे अभी केस करेंगे, अभी दूसरी केस स्टडी लेंगे सपोज LGBTQ के बाद, ये आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे कि ये चीज पहले गलत थी, बट विद द टाइम एंड स्पेस उस समय की बात अलग थी, तभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, तभी एजुकेशन नहीं था, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। आज इंटरनेट का ज़माना है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा सब जगह पे, तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा सोसाइटी को लिबरल करना चाहिए, हर किसी को राइट्स देनी चाहिए, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। दूसरी केस स्टडी देखेंगे हम लोग, जैसे कि आप बड़ी बड़ी दूसरी किसी देश में गए आप लोग सपोज, या बड़ी बड़ी इंडियन सिटीज़ में गए, तो वहाँ पे आप लोगों को स्मोकिंग दिखाई पड़ती, वुमेन्स स्मोकिंग। अभी आप लोग किसी सिटी में गए, किसी बड़ी कंपनी, कारपोरेट कंपनी गए में, वहाँ पे 2-4 वुमेन्स है, वो अच्छे खासे कपड़े पहनी, इंग्लिश में बात करें, दे आर स्मोकिंग अ सिगरेट सपोज। आप कहेंगे कि ये देखो कैसी बातें चल रही है, हमारे गांव में तो ऐसा है नहीं, हमारे एरिया में तो ऐसा है नहीं, लड़कियां तो ऐसी होती है नहीं, पुरानी चीज़ हो गई वो। अब मेल को अगर राइट है तो फीमेल को क्यों नहीं हो सकते, यानी इसका मतलब आप लोग वापस वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो, आप कह रहे कि मेल को ही ये राइट है, फीमेल को नहीं है, सो यू आर नॉट अ वैल्यू न्यूट्रल। जो चीज़ पहले गलत थी, आप अगर इन महिलाओं को 100 साल पहले देखोगे तो इनके लिए अलग से सजा थी गरुड़ पुराण में बट आज अगर देखते हो तो ऐसा कुछ नहीं। कितनी सारी सिटीज और महिलाओं की एजुकेशन वगैरह की वजह से काफ़ी ज़्यादा लिबरलनेस हो चुका है, तो कोई ज़्यादा जनरली इसे गलत कुछ दिखाई पड़ता है। लव मैरिजेस आपने सुने होंगे, इंटरकास्ट मैरिजेस हम लोग कहते हैं, तो लव मैरिजेस करना, इंटरकास्ट मैरिजेस करना आज से 50 साल पहले एक बहुत बड़ा क्राइम था, बट आज तो बात ऐसी कि खुद गवर्नमेंट इंटरकास्ट मैरिजेस प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट खुद स्पॉन्सर करके ऐसे मैरिजेस अरेंज करती है। तो गलत कुछ नहीं है, जो चीज़ कल गलत थी वो आज सही है, जो आज गलत है वो कल सही रहेगा, ये आप लोग समझ लीजिए। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। बुद्धिज्म का सबसे बड़ा रूल है कि परिवर्तन ही संसार का सबसे बड़ा नियम है, कि नथिंग इज परमानेंट एंड नथिंग इज स्टैटिक, एवरीथिंग इज लायबल टू चेंज, चीज़ें बदलती रहेंगी, ये समझ लीजिए आप लोग। तो बदलाव के हिसाब अनुसार इंसान ने अकॉर्डिंगली बिहेवियर करना चाहिए, और इसके लिए लगेगा आप लोगों को बैलेंसिंग, बैलेंस रखिए। कोई चीज़ आपने अलग चीज़ देख ली, कोई महिला सामने स्मोकिंग कर रही है, कोई डोंट गिव एनी रिएक्शन, सपोज इमीडिएट रिएक्शन, रिएक्शन ही देनी नहीं, न्यूट्रल रहेगी, ठीक है, पुरुष करते महिलाएं भी करती है, एजुकेशन लेवल अच्छा है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, फिनेंशियली दे आर इम्पावर्ड, तो ये चीज़ें होना का भी स्वाभाविक चीज़ है। लव मैरिजेस पहले नहीं होते थे, बट अभी ठीक है, अभी पढ़ाई लिखाई है, सभी IAS IPS हो रहे, तो क्यों ना फिर इन चीज़ों को भी प्रेफर किया जाए। इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए इंसान के पास चाहिए बैलेंसिंग माइंड। अगर कोई इंसान इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इफ़ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दिस थिंग, इट इंडिकेट दैट यू आर नॉट अ बैलेंसिंग माइंड। या आप लोग समझ लीजिए शांति में। आई होप यू पीपल आर गेटिंग। केसेस ध्यान में रखिए, होमोसेक्सुअलिटी का एक केस लिया हम लोगों ने, उसके बाद स्मोकिंग का एक केस लिया हम लोगों ने, लव मैरिजेस इंटरकास्ट मैरिजेस का एक केस लिया हम लोगों ने, ड्राइविंग है, महिलाओं को अभी तक ड्राइविंग भी अलाउड नहीं, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री की, वहाँ पे महिलाओं को अभी भी ड्राइविंग अलाउड नहीं, मीन्स अभी उनको परमिशन दिया है। बुरखा अभी भी बैन है, लोगों का कहना है कि बुरखा पहनना ही चाहिए, बट ये इंडिकेट करता है कि यू आर
पुटिंग मीन्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वुमेन, ये बुरखा इंडिकेट करता है। तो कुछ कह नहीं सकते, 500 साल बाद 1000 साल बाद ये बुरखा पहनना बंद भी हो सकता है, हिजाब वगैरह। वहाँ पे भी एजुकेशन पहुँच के लोग काफ़ी लिबरल भी हो सकते हैं, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। एक समय था आज से 50 साल पहले, यानी आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ में देखेंगे तो जनरली ऐसी एक्ट्रेसेस मूवीज़ में आती थी जो साड़ी पहन के आती थी, ट्रेडिशनल वेयर्स। आज आप लोग आज की मूवीज़ देख लीजिए, आज की मूवीज़ में एक्ट्रेस बिल्कुल ट्रेडिशनल वेयर पहनती नहीं है। ये इंडिकेट करते हैं कि आपने ग्लोबलाइजेशन को अचीव कर लिया है। आप अगर उस चीज़ को भी गलत कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये आगे नहीं इंडिकेट करेंगे दैट योर माइंड इज नॉट बैलेंस। ध्यान में रखिए। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू इज योर कॉन्टिनम अप्रोच। कॉन्टिनम, कॉन्टिनम का मतलब होता है कंटिन्यूस, सातत्य, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी मीन्स द कॉन्टिनम अप्रोच। व्हाट इज बाय कॉन्टिनम? सो कॉन्टिनम मीन्स अ कंटिन्यूअस अप्रोच। डाइकोटोमी इसमें आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डाइकोटोमी, ये वर्ड ध्यान में रखिए, डाइकोटोमी। व्हाट इज मीन बाय डाइकोटोमी? डाइकोटोमी का मतलब होता है कि तो डाई मीन्स टू एंड टॉमी मीन्स डिफरेंट नेचर। अभी कैसा है ना कि इंसान एक ही जगह पे एक ही समय पे दो जगह पे कभी सही नहीं हो सकता है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि यानी इनका ये कहना है डाइकोटोमी का मतलब कि तू यू कैनॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ अनदर वर्ल्ड विद अ फिक्स और सेम अप्रोच। कि मेरा एक स्पेसिफिक अप्रोच किसी भी चीज को देखने का, और इसी अप्रोच से मैं किसी दूसरी दुनिया का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं, तो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व होने वाला नहीं, क्योंकि उस दुनिया का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका अप्रोच उस तरीके का होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ्स और इथिक्स की बात करेंगे हम लोग। अभी मैथमेटिक्स ऐसा क्वेश्चन ये है कि मैथमेटिक्स में जनरली क्वेश्चन के आंसर फिक्स होते हैं, 2+2 इसमें 4 ही हो गए। इसमें 2+2 कभी भी 3 हुए नहीं, ना ही कभी 3.5 हुए, ना ही कभी 3.60 हुए, ना ही कभी 4.5 हुई। इट ऑलवेज बिकम 2+2 4। इट इंडिकेट दैट दिस सब्जेक्ट हैव अ फिक्स्ड आंसर। कुछ कुछ लोगों का दिमाग ऐसा रहता है, फिक्स्ड रहता है कि बस ऐसा है, ऐसा ही होना चाहिए। जनरली पुरुषों में ऐसा देखा जाता है, पुरुष जनरली हिसाब किताब में लिखा पढ़ा रहता है, बेरीज वजावा की। महिलाओं का वैसा नहीं रहता है, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं। अब इन फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के पास मैंने इसको कहा कि तू एक काम कर, तू जा तो इथिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर, जहां पे इथिक्स में कुछ भी फिक्स नहीं है। यूर नो आंसर इज फिक्स्ड, नो फिक्स्ड आंसर। यहां पे 2+2 कभी 4 हो जाते, कभी 2 हो जाते, कभी 0 हो जाते, कभी 1 हो जाता है। आप कहेंगे कि सर मैं ये फिक्स्ड माइंडसेट से इस दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अभी आप मुझे बताइए, आपके माइंडसेट से इस अलग दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, या अदरवाइज तू ये माइंडसेट लेके मैथ का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे नेचर में हमेशा आंसर अलग अलग है और मैथ में हमेशा आंसर सेम आते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति रहेंगे, एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला और दूसरा इंसान होता है जिसके इसमें वेरी करे, डिसीजन हमेशा सेम नहीं रहेगी कभी। इसे डाइकोटोमी वाला अप्रोच कह सकते हैं। सिंपली यू कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनदर वर्ल्ड विद अ फिक्स्ड माइंडसेट। आपका इसको डिटर्मिनिस्टिक कहा जाता है। यूपीएससी में ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत अच्छी थ्योरी है डिटर्मिनिज्म की थ्योरी। डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है कि डिटर्मिनिस्टिक, बस ऐसा ही है, निर्धारण जिसे कहेंगे, ये ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। बट एक्चुअल में फंडा ऐसा है कि ऐसा था, ऐसा है, आगे कुछ भी दूसरा हो सकता है। बिकॉज अगेन नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। इसीलिए मैथमेटिक्स में कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है। जिस इंसान में क्रिएटिविटी है, मुझे पोएम लिखना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे स्टोरी राइटिंग बड़ी अच्छी लगती है, मैं सोच सकता हूँ, आई कैन क्रिएट समथिंग न्यू। बट आप अगर मुझे कहेंगे कि जा बेटा मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर, मैथमेटिक्स मेरा सबसे, यानी मुझे कभी अच्छा नहीं लगा मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें सब फिक्स्ड है। यहाँ पे क्रिएटिविटी को स्कोप ही नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, एवरीथिंग स्टैटिक, पहले से तूने फिक्स करके रखा है, तो तेरा दिमाग लगा ही मत। यहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर चलने वाली चीज़ है। दूसरी जगह पे क्रिएटिविटी में कोई फॉर्मूला होता है।
क्रिएटिविटी में सब नया रहता है, एवरीथिंग इज न्यू ओवर हियर, नथिंग इज फिक्स्ड, वी कैन चेंज इट. इट वॉज नॉट देयर यस्टरडे, इट इज टुडे, टुमारो इट विल बी समथिंग बिग. डाइकोटॉमी वाला अप्रोच, एक ऑफिसर में दोनों अप्रोचेस होनी चाहिए, फिक्स्ड अप्रोच भी होना चाहिए और आप लोगों का नॉन फिक्स्ड अप्रोच भी होना चाहिए, डिपेंड. सपोज माइंडसेट रहता है इंसान का जनरली, अगर कहा जाए तो जनरली पीपल हैव अ डिफरेंट माइंडसेट्स. जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई इंसान गुड, आपने कहा कि सर वो तो बड़ा बुरा इंसान है, बैड. आपने कहा कि सर ये तो बड़ा ब्यूटीफुल है. आपने कहा सर ये तो बड़ा गंदा है दिखने में, ही इज अगली. नेक्स्ट आपने कहा सर ये तो बड़ा करेजियस आदमी है, इसके पास करेज है सर. आपने कहा सर ये तो बड़ा कॉवर्ड आदमी है. आपने कहा सर ये तो बड़ा ऑनेस्ट आदमी है. आपने कहा सर बिल्कुल नहीं सर, ये तो बड़ा करप्ट आदमी है. अभी ये जो है ना, ये एक्सट्रीम्स देख रहे हैं आप. इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सट्रीम्स देख रहे हैं आप लोग. अच्छा बुरा, खूबसूरत गंदा, करप्ट ऑनेस्ट, कावर्ड करेजियस, एक्सट्रीम्स है ये. और हम लोग हमेशा इसी के बीच में लोगों को जज करते हैं, इसीलिए हमेशा जजमेंट अपनी फेल होती है. एंड दिस इज व्हाट द रीजन यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द पीपल. बहुत बार हम लोग कहते हैं कि मैं लोगों को समझ नहीं पाता हूँ, मेरा तो कोई भी मजाक उड़ाता है, मेरा तो कोई भी यूज करके चला जाता है सब, क्योंकि मुझे तो लोग समझ में आते नहीं. वो समझ में इसलिए आते नहीं क्योंकि तू हमेशा एक्सट्रीम में सोचता है कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है, मैं कितना अच्छा हूँ. मैं आप लोगों को ही पूछूं कि आप में से कितने लोग अच्छे हैं. आप सबके सब कहेंगे कि सर मैं अच्छा हूं. मैंने कहा आप में से कितने लोग बुरे हैं, कोई भी हाथ नहीं ऊपर करेंगे. इनफैक्ट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. जैसे हमने इनिशियली कहा, आंसर इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन. हमेशा बीच में आंसर होता है कि मैं अच्छे के साथ साथ बुरा भी हूं. मुझे अगर किसी ने पूछा कि वीवर व्हाट यू आर गुड और बैड, आप अच्छे हो कि बुरे हो, तो आप बताइए कि सर मुझ में दोनों, मैं अच्छा भी हूं और कभी कभार मैं बुरा भी हो जाता हूं. यानी अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा. 100% अच्छा इंसान कभी नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए. डोंट इवन ट्राई फॉर दैट, डोंट इवन ट्राई, अदरवाइज लूट लिया जाएगा आप लोगों को. हमारी खुद की बात आती है तो मैं कहूँगा मैं तो अच्छा हूँ. दूसरी की बात आती है, वो तो कितना बुरा है मुझे पता है, उसने कितनी की गलतियाँ की है, तो वो तो किसी से बात भी अच्छे से नहीं करता, ये भी ढंग से नहीं करता, वो भी ढंग से नहीं करता. आप आपके मेरे, मैं तो पूरा अच्छा हूँ, मेरे में कोई भी गलती नहीं. अपने बारे में अपन जज, डायरेक्ट जजमेंट डिलीवर कर दिया मैंने कि मैं अच्छा हूँ, और दूसरे के बारे में आप वकील हो कि कितना बुरा है. गलत चीज़ है. आप अगर खुद के बारे में जज और दूसरे के बारे में अगर वकील होते होंगे टू प्रूव हिम रॉन्ग, टू प्रूव दैट हाउ ही इज बैड पर्सन, एब्सोल्युटली रॉन्ग. एब्सोल्यूट प्रूव करने के फंडे में मत ही पड़िए. जिंदगी में कभी भी किसी चीज को प्रूव मत करिए. समय समय की बात होती है, समय दीजिए, टाइम दीजिए चीजों को. स्पेस एंड टाइम का मैटर है. अगर आपका कर्म अच्छा रहा, आपका काम अच्छा रहा, तो अपने आप जवाब मिल जाता है. और बहुत से सवालों का जवाब समय के हिसाब से मिलता है, ये भी समझ लीजिए आप. सो फ्रॉम डाइकोटोमी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखते हैं डाइकोटोमी के हिसाब से, सो फ्रॉम डाइकोटोमी पॉइंट ऑफ व्यू वी आर नॉट अ गुड और बैड, वी आर अ गुड प्लस बैड. ये इसका आंसर आएगा ना. आंसर 100%. यानी जैसे कि अभी स्केल अगर बनाई जाए, सपोज कि मैंने एक छोटी सी स्केल बना ली इसमें, स्केल हमने बनाई है सपोज. अभी इधर हमने कहा कि गुड, और ये वाला जो है ये बैड वाला है. अभी हमें पता चल गया कि आंसर ये तो है ही नहीं. फिर हम लोग इन बिटवीन डालेंगे कि यहाँ पे लेस गुड, गुड, लेस बैड एंड 100% बैड. तो आप लोग इसके बीच में आंसर आएगा आपका. दिस विल बी योर आंसर. या एक्सट्रीम्स कभी भी आंसर नहीं रहते.
कभी भी नहीं। कितने सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, कितने सारे। रावण जैसा आदमी था, रावण कितना अच्छा इंसान था। यानी राम का राज्य तो भी घरों से बना था, सादे घरों से। रावण की लंका तो सोने की थी फिर, ये आप लोग समझ लीजिए। खतरनाक डेरिंग वाला इंसान था रावण। पंडित, आचार्य, विद्वान, यानी पढ़िए कभी रावण के बारे में। राम का दुश्मन था और राम को डिफीट करने के लिए निकला था। अगर राम इतने महान है तो उसका दुश्मन भी कोई साधारण इंसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ही वॉज नॉट अ आम इंसान, ही वॉज समथिंग इनसिग्निफिकेंट पर्सन और इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बुरा तो आप कंसिडर ही मत कीजिए। आपने कहा 10 सरों वाला था सरो, 10 सर थे। अरे कैसे या किसी इंसान को 10 सर हो सकते हैं? वो 10 सर वाला था क्योंकि वो इतना बुद्धिमान था कि वो एक ही समय पे 10 सरों से विचार करता था, कि 10 लोग मिलकर जितना सोच सकते इतना अकेला इंसान सोच लेता था। ही यूज्ड टू थॉट अ सिंगल थिंग विद 10 डिफरेंट माइंड्स, इसलिए उसे दशग्रीव, 10 सर वाला कहा जाता था। हमारे 10 सर यानी वो डायरेक्ट हम लोग फिजिकली कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं होता है। मैं वही कहता हूँ, हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किसी चीज़ के बारे में। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, ये आप लोग ध्यान में रखिए। सो दिस इज द केस, सपोज डाइकोटॉमी, नो एब्सोल्यूट आंसर, द आंसर इज इन बिटवीन ऑफ एक्सट्रीम। इसी को हम लोग कॉन्टिनम कहते हैं। आप भी लाइफ में डिसीजन लेते समय इसका यूज कीजिए, कॉन्टिनम अप्रोच। किसी के भी बारे में डायरेक्टली जजमेंट मत डिलीवर कीजिए, खुद के भी बारे में जजमेंट मत डिलीवर कीजिए, दूसरे को भी मत कहिए कि ही इज अ बैड पर्सन और ही इज अ गुड, ही इज अ करप्ट और ही इज अ ऑनेस्ट, बिकॉज दैट इज नॉट द राइट आंसर। द आंसर एक्चुअली लाइज बिटवीन द एक्सट्रीम्स एंड दिस इज नोन एज डाइकोटॉमी, कि दोनों एंगल से सोचिए। एक आम इंसान एक चीज को एक ही एंगल से देखता है, एक ऑफिसर ग्रेड का इंसान 360 के एंगल में चीज को देखता है, और देखने के बाद एक उसमें से बैलेंस्ड और सस्टेनेबल डिसीजन उसमें से लिया जाता है। डिसीजन की बात करेंगे हम लोग, नो डिसीजन इज 100% राइट और 100% रॉन्ग, इट्स अ मैटर ऑफ स्पेस एंड टाइम। अभी ये भी सही बात है, आप कितने अच्छे डिसीजन मेकर हो, क्योंकि आपने कोई भी डिसीजन ले ले तो एक पल जिंदगी में ऐसा आता है कि हमें लगता है कि काश ऐसा ना हुआ होता। वो उस समय अच्छा भी रहेगा, आगे जाके हमें लगता है कि अरे यार ऐसा मैंने क्यों कर दिया। या ऐसा बहुत बार होता है, जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल कहेंगे हम लोग बुद्धा एंड हिज संघा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने जो संघ बनाए थे वो संघ सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए थे, उसमें किसी भी महिला को एंट्री दी गई नहीं थी। द संघास वेर ओनली फॉर द मेल्स एंड नॉट फॉर द वुमेन्स। यानी 50% पॉपुलेशन को बुद्धा ने साइड में रख लिया था। लोगों ने बुद्धा को कहना कहा शुरू किया कि आप दुनिया को सिखाते हो वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए, और आप खुद कितने डिस्क्रिमिनेटरी हो, भेदभाव करते हो आप लोग। बुद्धा ने कहा कि मुझे पता है अगर महिलाएं यहाँ पे आ गई तो ये संघा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं। सो वुमेन्स आर इन द कैटेगरी ऑफ डोंट्स, कि इसे मत लाया जाए। बट फिर भी प्रेशर हुआ, और यू कुड नॉट बिलीव, बुद्धा के संघा में जो सबसे पहले वुमेन इंटर हुई थी, शी वॉज हर ओन मदर। बुद्धा की खुद की माँ पहली वुमेन थी जिसने संघा में इंटर कर दिया था। और संघा में जैसे वुमेन्स की एंट्री होगी, बाद में फिर संघा में फैमिलीज बननी शुरू हो गई। जो एक डिसीजन जो पहले सही था, पता चला कि ये इतना खास नहीं है, और हमने इसे चेंज किया, और चेंज करने के बाद भी पता चला कि ये फिर भी दिक्कतें दे रहा हम लोगों को। ये इंडिकेट कर दे कि नथिंग इज कॉन्स्टेंट, इवन योर नो डिसीजन इज 100% राइट इन योर लाइफ, नो डिसीजन एक्सेप्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना बहुत अच्छा, 110% अच्छा डिसीजन है, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ये आप लोग समझ लीजिए। दूसरी चीज इसमें यह है, कॉन्टिन्यूम अप्रोच में, अभी आप में से मैंने किसी लोगों को पूछा कि ठीक है आप सब अच्छे लोग हो, अच्छे प्लस बुरे, बट आप में से कितने लोग मर्डर कर सकते हैं, या आप में से कितने लोगों ने अब तक मर्डर अटेम्प्ट किया है, हाउ मेनी ऑफ यू अटेम्प्टेड मर्डर, या आप में से कितने लोगों ने मर्डर किया। आपने कहा कि सर मैंने तो कभी मर्डर किया नहीं, मैंने तो किसी को चींटी को मारा नहीं आज तक, मच्छर को मारा नहीं, आप तो इंसान को मारने की बात कह रहे हैं।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये कि आपने अभी तक किसी का मर्डर किया नहीं, बट आने वाले समय में आपके हाथों से किसी का खून हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ठीक है अभी तक मैंने किसी को मारा है नहीं, बट भविष्य में कुछ कह नहीं सकते। इफ़ आई ज्वाइन द इंडियन आर्मी, मेरे सामने अगर पाकिस्तानी हो, कोई टेररिस्ट हो, सर मैं तो तभी इथिक्स फॉलो नहीं करूंगा, जो है रूल्स के हिसाब से ठ्याऊं 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 जगह पे उसके पार्टीशन कर दूंगा। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि हम लोग सब दोस्त एक घर में हम लोगों के रह रहे और वहाँ पे रॉबर्स आ जाए, रॉबर्स के हाथ में गन है और हमें चांस मिलता है कि हम उस गन से उसी को मार सकते हैं, तो ऐसे समय पे आप इथिकल अनइथिकल नहीं सोच सकते। आप आईपीएस ऑफिसर बने, आपको कॉल आया कि सर यहाँ पे ऐसे ऐसे आतंकवादी, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कि उन्होंने आपके ऊपर फायर शुरू कर दिया, आपने सेल्फ डिफेंस में रिटर्न फायर किया, उस रिटर्न फायर में 4 आतंकवादी मारे गए, हो गया आपके हाथों से मर्डर, यू किल द पीपल। तो ये सही है कि गलत है, इसमें कुछ गलत नहीं, ये आप लोग समझ लीजिए। तो इसी को कॉन्टिन्यूम और डाइकोटॉमिकल अप्रोच कहा जाता है कि कुछ परमानेंट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड स्पेस। अगर वैसी सिचुएशन आ जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। सो डोंट टेक यूर सेल्फ सीरियसली कि मैं ऐसा ही हुआ, ऐसा नहीं है। समय अभी तक आया नहीं, जब समय आ जाएगा आपका दूसरा रूप भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है लोगों को, ये समझ लीजिए आप। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग आपके समझने के लिए। जैसे कि एक जवान है, सपोज मिलिट्री इंसान है, शहीद जवान, इसने देश के लिए जान दे दी है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं और मुझे पता है कि सामने 10 टेररिस्ट है और मेरे पास चांस है कि आई कैन किल देम, बट इसमें ये भी चांसेस है कि इसमें मेरी भी डेथ हो सकती है सपोज। बट स्टिल गया मैं वहां पे, मैंने 10 को खत्म कर दिया, बट उसमें हुआ है कि जो इंसान उसमें इन्वॉल्व था सपोज उसकी भी डेथ हो गई, तो इसको आप लोग आत्महत्या कहोगे सिर्फ। कि जो जवान अंदर गया था मारने के लिए, उसे ये भी पता था कि इसमें मेरी भी जान जा सकती है, उसने 10 लोगों को मारा बट उसमें उसकी भी जान चलेगी, उसे पता था, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, आत्महत्या वैसे देखा जाए तो। अभी दूसरी एक चीज है, अभी ये एक केस हो गया सपोज केस 1 शहीद जवान के, अभी केस बी हम लोग देखेंगे। केस बी में एक इंसान है सपोज, ये इंसान किसी लड़की से प्यार करता था, तो उस लड़की ने उसमें प्यार को धोखा दे दिया उसको, और इस इंसान ने जाके अपने आप की जान दे दी, इसने डायरेक्ट सुसाइड कर लिया, ये रेलवे के सामने कूद गया, इसने ओरिजिनल आत्महत्या की। अभी दोनों केसेस में अगर देखा जाए तो हुआ क्या है, इस केस में भी आत्महत्या है और इस केस में भी आत्महत्या है, बट सिचुएशन इज डिफरेंट। एक्ट इज सेम बट सिचुएशन इन बोथ द कैटेगरीज इज डिफरेंट। इसने जो आत्महत्या की है, इस शहीद जवान की, इसे हम लोग बलिदान कहेंगे, इसे कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र देके हम लोग उसका सम्मान करेंगे कि इसने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। और जब कभी इस इंसान की बात आएंगी तो लोग इसके ऊपर हंसेंगे कि अरे रे 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 रे, एक लड़की के लिए इस पागल ने अपनी जान दे दी, हंसेंगे लोग इसके ऊपर। एक्ट इज सेम बट सिचुएशन इज डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड डाइकोटॉमिकल अप्रोच। सेम एक्ट इन अ डिफरेंट सिचुएशन। और ये इसलिए भी पढ़ना है कि होता ऐसा है कि 50% ऑफ पॉपुलेशन बिहेवियर चेंजेस अंडर द स्ट्रेसफुल कंडीशन। कि आप अगर एक ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर, और आपको कोई डिसीजन लेना है और वो एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टी के हाई कमांड ने आपको डायरेक्टली फोन किया और बताया कि तूने अगर मेरे खिलाफ डिसीजन ली मैं तुझे अभी के अभी सस्पेंड कर दूंगा, तेरे ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा के तुझे जेल में ढूंढ दूंगा, सीबीआई की जांच करवाऊंगा, और मैंने आपको प्रेशराइज किया और आप भी प्रेशर में आ चुके हो, तो ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी डिसीजन मैनिपुलेट हो सकती है या हो ही जाती है। आप कहोगे कि जाने दो, कौन इनसे झगड़े करते बैठेंगे, डिसीजन ही चेंज कर देते हैं हम लोग। ऐसा 50% लोगों के बारे में होता है, दैट 50% ऑफ पीपल जनरली यूज टू चेंज देयर डिसीजन अंडर द स्ट्रेसफुल कंडीशन। सो ये भी मैटर करता है कि आईएएस आईपीएस बनना ठीक बात है, बट क्या आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो? अगर आप में वो फैक्टर ही नहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का, तो फिर आप लोग सोचिए फिर कहाँ तक आप लोग बन सकते हो। तो
ये सब्जेक्ट खूबसूरत है। ये सब्जेक्ट आपको अपने आप को समझने में भी मदद करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आए, जो क्राइटेरियाज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स सिचुएशन मैटर्स। टाइम और स्पेस को साइड में छोड़ दीजिए, सिचुएशन यहाँ पे मैटर करेंगे। एंड दैट कैन जस्टिफाई द एक्टिविटी इथिकल और अनइथिकल। वो सिचुएशन बताएंगे फिर कि ये जो एक्टिविटी हमने की थी ये इथिकल थी या अनइथिकल थी। जैसे कि मैंने कहा मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, बट हमारे घर पे रॉबर्स आए, उन्होंने हमें मारने की कोशिश की, बट मुझे जैसे ही चांस मिला मैंने चारों रॉबर को मार दिया। अभी ये चीज़ भी सही है कि मैंने डायरेक्टली मर्डर किया है लोगों का, मैंने आई हैव किल्ड द पीपल। ये केस जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट भी सोचेगा कि भैया तूने मारा तो है इंसान को, बट वो सिचुएशन क्या थी। तो फिर जो चार्जशीट रहेंगे उसमें दिया रहेगा कि 8 लोगों ने इसे घर के ऊपर रॉबरी करने का ट्राई किया था रात को 2 बजे। इन्होंने इनको मारा भी, मारने का भी ट्राई किया, जान से भी मार रहे थे, बट इन्होंने सेल्फ डिफेंस में जैसे ही इनको चांस मिला इन्होंने चारों रॉबर्स को मार दिया और सभी की जान बचा ली इन्होंने। और जो रॉबर्स थे वो भी बहुत दिनों से लापता थे, उनके ऊपर भी बाउंटी थी, और रॉबर्स जो पकड़े गए या मारे गए। तो कोर्ट तो कहेगा कि यार इसे कोर्ट में इसको जेल में रखने से अच्छे इसे एक आधा शौर्य चक्र ही दे दो बाल शौर्य चक्र रहते, आपने देखा भी होगा, बहुत बार छोटे बच्चे शौर्य दिखाते हैं, किसी को बचाना, किसी को छुड़ाना। तो इथिकल दुनिया में या इन द सब्जेक्ट ऑफ एथिक्स सिचुएशन मैटर्स। अब किस सिचुएशन, अब आईपीएस बने, आपने 3 लोगों को मार दिया, मारने की सिचुएशन क्या थी, उनके हाथ में गन्स थी, आपने निहत्ते बिना वेपन्स के लोगों को मारा है, या आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा था उसमें आपने सेल्फ डिफेंस में लोगों को मारा है। ये चीज़ें मैटर करती है, इसे कहा जाता है कॉन्टिनम अप्रोच। बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।